नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में फिर इस मुद्दे पर तकरार कर रहे हैं। एक दूसरे पर इसका ठीकरा फोड़ा जा रहा है। और इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने एक के बाद एक कई हिस्सों में ट्वीट किया और इस मामले को एक नया मोड़ दिया। उमा भारती ने राज्य सरकार से कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण वर्ग के पंचायत चुनाव ना हो, इसके लिए शिवराज सरकार जल्द कोई समाधान निकाले। ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव प्रदेश की 70% आबादी के साथ अन्याय होगा, यह भी उन्होंने लिखा। उमा भारती के ट्वीट के बाद राज्य सरकार अब एक्टिव मोड में है, तो विपक्ष राज्य सरकार पर हमलावर है। ओबीसी आरक्षण पर जारी सियासत और इस सियासी संग्राम के बीच में दोनों पक्षों के इस वक्त क्या तर्क हैं, उनको क्या इसमें रास्ता दिखता है, दोनों पक्षों को सुनेंगे। पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। इस लड़ाई की शुरुआत 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाने के बाद हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से रोक के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया कि ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को छोड़कर बाकी सीटों पर पंचायत चुनाव तय तारीखों पर ही होंगे। पंचायत चुनाव को लेकर लगातार बदलते घटनाक्रम के बीच पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर ओबीसी आरक्षण मामले को नया मोड़ दे दिया। उमा भारती ने अपने ट्वीट में लिखा कि मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर लगी हुई न्यायिक रोक चिंता का विषय है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी से फोन पर बात हुई है। मैंने उनसे आग्रह किया कि ओबीसी आरक्षण के बिना मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश की लगभग 70% आबादी के साथ अन्याय होगा। इसीलिए पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने का समाधान किए बिना पंचायत चुनाव न हो सकें। इसका रास्ता मध्य प्रदेश की सरकार को निकालना ही चाहिए। मुझे शिवराज जी ने जानकारी दी है कि वो इस विषय पर विधि विशेषज्ञों से परामर्श कर रहे हैं। उमा भारती के ट्वीट के फौरन बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओबीसी आरक्षण को लेकर हाई लेवल बैठक बुलाई और ओबीसी आरक्षण पर कानून के जानकारों के साथ चर्चा की। हमारी वरिष्ठ नेता है और निश्चित रूप से उनकी बात को वजनदारी से लिया जाता है। जो रोटेशन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, उस पर जो भी वैधानिक स्थिति है उस पर चर्चा है। इधर कांग्रेस मामले में बीजेपी सरकार पर हमलावर है। विपक्ष ने इस मामले में विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि अगर सरकार पंचायतों में ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराना चाहती है तो कोर्ट के फैसले को स्पेशल लीव पिटीशन के जरिए सर्वोच्च अदालत में चुनौती दें। सरकार का दायित्व था इसमें करने का, हमारा तो सीमित था रोटेशन का। हम ये मामला जोर से उठाएंगे कि अगर इस प्रकार का अन्याय होता है, इस प्रकार का हमने स्थगन प्रस्ताव हम मूव कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि इसको स्वीकार करें, इसमें बहस करें, बताएं, सच्चाई की पोल खोलें। ओबीसी के नागरिकों को अपना अधिकार चाहिए और ओबीसी के नागरिकों के साथ जो धोखा कर रहे हैं आरक्षण के नाम पे, ओबीसी के नाम पे सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना बीजेपी का काम है और जब भी हक और अधिकार की बात हो उससे वंचित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस नेता आरोप लगा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के वकील एक शब्द भी नहीं बोल पाए। बीजेपी की तरफ से हो रहे हमलों से नाराज राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट विवेक तनखा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह को 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजकर सियासत को और गर्मा दिया। फिलहाल अब सबकी निगाहें बीजेपी सरकार के अगले कदम पर हैं। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो सरकार ने अपने अगले कदम के लिए मीटिंग का मशवरे का दौर शुरू कर दिया है। एक मीटिंग हो चुकी है और इसके बाद ये बताया गया कि अब जो भी लीगल एक्सपर्ट अपना ओपिनियन देंगे उस आधार पर सरकार अपना अगला कदम तय करेगी। लेकिन इस बीच अब इस बारे में सरकार जो भी फैसला ले, जो भी कदम उठाए, उसके पहले दोनों पक्ष जो एक दूसरे के ऊपर इसकी जिम्मेदारी डाल रहे हैं और एक जो आरोप का
और आरोप के प्रति आरोप का जो सिलसिला चल पड़ा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दो बहुत ही युवा और बेहद जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जुड़े हैं। दिव्यराज सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधायक महोदय और कुणाल चौधरी जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधायक महोदय जुड़े हैं। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IBC24 के इस मंच पर बातचीत के लिए। दिव्यराज जी, सरकार का अगला कदम क्या होगा ये तो फिलहाल मशवरे के बाद ही सामने आएगा, लेकिन विपक्ष का कहना है दो तरह की बातें। एक तो ढंग से पक्ष नहीं रखा जा रहा सरकार की तरफ से, ये बार बार आरोप लग रहे हैं। दूसरी बात ये कि मंशा ही नहीं है और केवल घुमाना है चीजों को, ये भी आरोप लग रहा है। देखिए, मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में मामला जो गया था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ही अपना ये मुद्दा बना करके वो हाई कोर्ट में भी गए और सुप्रीम कोर्ट में भी गए। उन्होंने करना कुछ और चाहा, हो कुछ और गया। निश्चित रूप से एक ये विषय भी आता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की और ये मंशा, सरकार की ये मंशा है कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव जल्द से जल्द हो, क्योंकि ये एक प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। पंचायत चुनाव कराना एक हमारी जिम्मेदारी भी है। निश्चित रूप से कई सारे मैटर्स जो ओबीसी वाले हैं, पहले का जो आरक्षण था, उसके बाद जो कांग्रेस सरकार ने आरक्षण किया, कांग्रेस सरकार ने जो आरक्षण किया वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक चैलेंज मैटर है, वो भी कोर्ट में अभी चैलेंज्ड है। तो उनके बारे में टिप्पणी करना भी मेरे ख्याल से कोर्ट के एक विपरीत में जाना होगा। हम लोग को कोर्ट का उसमें इंतज़ार करना चाहिए। निश्चित रूप से अभी सरकार इस पे विशेषज्ञों से जांच कर रही है और आगे की रणनीति बना रही है। जी, इसलिए मेरे सवाल बड़े स्पेसिफिक थे सिंह साहब। मैंने सिंपल सा कहा कि अभी गवर्नमेंट क्या करेगी ये गवर्नमेंट को तय करना। एक्सपर्ट ओपिनियन लिए जा रहे हैं और अदालत के किसी भी माननीय कोर्ट के किसी भी निर्णय के ऊपर कोई उंगली नहीं है। सिंपल सा सवाल है कि ये कांग्रेस पार्टी के दो आरोप हैं। उनका कहना है कि ढंग से सरकार इस पक्ष को प्रेजेंट नहीं कर पा रही और केवल इन चीज़ों को उलझा कर रखना चाहती। इस पर क्या उत्तर है बीजेपी का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का, माने भाजपा का जो इस बार का जो आरक्षण हुआ था वो 2014 के हिसाब से हम लोग ने आरक्षण को वापस पुनः इसलिए किया था क्योंकि जो नया आरक्षण हुआ था वो कहीं ना कहीं अपने आप में विवादित हो गया था और कोर्ट में वो चैलेंज्ड था। और उस विषय में अगर हम उस परिस्थिति में भी अगर हम चुनाव कराते तो कहीं ना कहीं हो सकता था कि पूरा का ही पूरा चुनाव निरस्त कर दिया जाता। लेकिन अभी कोर्ट ने उसमें केवल ओबीसी वाले हिस्से को रोक करके बाकी चुनाव को होने की अनुमति दी है। निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो अभी की सरकार है, जो वो जिस प्रकार से चुनाव कराना चाहती है, उससे कोर्ट भी कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से 75% उसमें सहमत है। लेकिन उमा भारती जी का ट्वीट भी सामने है। वो कहती हैं 70% लोगों के साथ ये अन्याय होगा, इनजस्टिस होगा, इसीलिए बिना इसको लिए अगर आप चुनाव कराते हैं तो वो भी ठीक नहीं। इसे आप कैसे ठीक करें आप देख लें। ये आप ही के एक वरिष्ठ नेत्री और इसी प्रदेश को संभालने वाली, वर्ग से आने वाली नेत्री का कहना ये मानना है कि अगर ओबीसी की बात, कांग्रेस पहली बात तो ओबीसी का जो ढिंडोरा पीट रही है वो पूरी तरीके से एक अफवाह फैला चाहती है, एक समाज में विघटन पैदा करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी में निरंतर ये प्रयास रहा है कि ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, चाहे वो हरिजन आदिवासी हो, सबको पूर्ण रूप से अधिकार दिया जाए। हमारे पार्टी में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है, चाहे वो शीर्ष नेतृत्व हो। आज भारतीय जनता पार्टी में आप देख लें कि चाहे वो प्रदेश में हो चाहे राष्ट्र में हो, दोनों जगह हमारे ओबीसी के नेता हमारे देश को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या ये कांग्रेस पार्टी ये दावा कर सकती है कि वो कल कोई ओबीसी को अपना प्रधानमंत्री बना सकते हैं? ये बोल के दिखा दें कि वो किसी ओबीसी को अपना अगला प्रधानमंत्री बना सकते हैं? ये चीज वो कभी नहीं कह सकते। चलिए खैर, ये मामले का ये इस बात का उत्तर नहीं हुआ कि उमा जी ने जो कहा उस पर बीजेपी क्या सोचती। फिर भी कुणाल जी का वक्त है। कुणाल जी, दो आरोप कांग्रेस पार्टी पर सत्ता पक्ष भी लगातार लगा रहा है। उनका कहना है कि ये दोनों जगह याचिका लगाने वाले कांग्रेस के ही लोग थे, यानी कांग्रेस ही इस मसले को उलझा कर रखना चाहती। देखिए, पहली बात तो पूरी थोड़ा विस्तार से आपने दिव्यराज जी को सुना, मेरी भी बात सुनिएगा।
मध्य प्रदेश के अंदर स्थिति देखिए, 15 साल भारतीय जनता, 2000 पहले जब आरक्षण मिला ओबीसी को तब अर्जुन सिंह जी ने आरक्षण दिया और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने आरक्षण दिया। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की बात रही और ये बात सही कही दिव्यराज जी ने कि मुख्यमंत्री जरूर 3-3 ओबीसी के नाम पे बना दिए और जातियों पे जातियां जोड़ के लगभग 54% आबादी ओबीसी के अंदर कर दी, पर आरक्षण वहीं का वहीं 14% रखा। इस मध्य प्रदेश की तासीर को समझिए आप। 16% एससी है, उनको 15% आरक्षण है। 21% एसटी है, उनको 20% आरक्षण है। और जब कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आई तो 13% जनरल को भी आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया। और ओबीसी में भी जो क्रीमी लेयर रहते हैं कि मेरे पिताजी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में थे तो मुझे कोई आरक्षण का उसमें इस तरह से लाभ नहीं मिलता था कि कोई आर्थिक रूप से और कोई मेरे को पे स्कॉलरशिप या कुछ मिलती हो। पर जब कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार आई तो कांग्रेस ने यही करा कि उस 54% आबादी को भी उसका अधिकार दिया, उसको 27% करा। उस समय भी सदन के अंदर बीजेपी ने विरोध करा, कोर्ट के अंदर बीजेपी ने विरोध करा और 6 महीने में हमारी सरकार चली गई। हमें नहीं मालूम था कि ये खरीदे हुए जनादेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी। और इन्होंने 2.5 साल, वो जो केस चल रहा है वो एक अलग केस है, उसके ऊपर ना तो कोर्ट के अंदर पैरवी करी, ना वकील को भेजा, ना सही तरीके से। जिन लोगों ने उसका विरोध उस समय करा था उन्हीं लोगों को महाधिवक्ता और ये बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पुरस्कृत करने का काम करा। और जो बड़ी बात दिव्यराज जी ने आज कह दी है कि इन्होंने क्यों 2019 का परिसीमन और आरक्षण को खत्म करा, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि 27% आरक्षण के साथ चुनाव हो। क्या आप ये बताएंगे कि आप 5 साल पुराने सिलेबस से कोई पढ़ाई करता है क्या? ये रोटेशन और ये पद्धति जो थी, महात्मा गांधी का एक सपना था कि पंचायती राज हो, गोडसेवादी विचारधारा उसको खत्म करना चाहती, राजीव गांधी जी ने इसको लेके आए थे। और हमेशा रोटेशन और आरक्षण के मुताबिक वो होता है, परिसीमन कई सालों बाद होता है और इंसान व्यक्ति वेट करता है कि कैसे परिसीमन होगा और नए लोगों को मौका मिलेगा। जब 2019 का आरक्षण हुआ, परिसीमन हुआ और जिसके ऊपर चुनाव कराना था तो 2.5 साल से ना तो चुनाव कराए, और जब 2.5 साल बाद ये स्थिति लाए निर्मित करके तो उसको पुराने 2014 के आरक्षण से कर दिया। और क्योंकि इन्हें मालूम था कि जब वो कांग्रेस पार्टी कोर्ट में क्या कहने गई थी कि भैया जो 2 रोटेशन हुआ है और जो आरक्षण हुआ 2019 के हिसाब से चुनाव हो, और कोर्ट ने किसी महाराष्ट्र के किसी मामले के ऊपर कुछ दिया था और कोर्ट के अंदर जो सरकार के वकील है वो खड़े हुए थे और उन्होंने उस केस के ऊपर, जबकि इनको कोर्ट को कहना था कि ये मामले अलग है और वो मामला अलग है, ना तो इसमें आरक्षण की बहस हो रही थी कि 14 चाहिए 27 चाहिए, ये तो बहस इस बात में हो रही थी कि 2019 के रोटेशन और आरक्षण से हो या 2014 के रोटेशन और आरक्षण से हो। पर मूक सहमति जिस प्रकार से इनके वकीलों ने दी, कैप लगा है वो तो केंद्र से लगा हुआ है, सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल लगा हुआ है कैप। नहीं, मेरी दिव्यराज जी आपकी पूरी सुनी, मेरी पूरी सुनी आपकी, मेरी बात पूरी। जो कैप लगा है वो तो हर प्रदेश पे लागू है। राज्यों के उदाहरण दे दूंगा कितने आरक्षण है। नहीं, केप नहीं, ये केप की बात ही नहीं थी। ये तो 2019 के अगर रोटेशन और आरक्षण से होता तो कोई कोर्ट की बातें नहीं आती। और इस कैप तो सब जगह लगा है। जब तक था, या तो आप कह दो कि 27% ओबीसी को आरक्षण दे दें, हरिजन आदिवासियों को हम आरक्षण कम कर दें। नहीं, आप चाहते हो कि हरिजन आदिवासियों का आरक्षण कम कर दें? नहीं, 1 मिनट रुकिए। जब 49% से नहीं, गलत बात, आप गलत बात करो। जब 49 से 59 हो सकता है 69, क्यों आप ओबीसी के साथ अत्याचार कर रहे हैं? आप अगर 50% के अंदर ही कर सकते हैं को 10% तो 50% के ऊपर तो जा नहीं सकते हैं। नहीं, किसने कहा? क्यों जब नहीं देश की सरकार ने करा, या तो आप ओबीसी को खुश करने के चक्कर में आप हरिजन आदिवासी को आप कहीं ना कहीं प्रताड़ित करना चाहते हो। नहीं, गलत बात। नहीं, गलत। आप तो क्या आपने जनरल का आरक्षण दिया, हरिजन आदिवासी को खत्म करके दिया क्या? SC ST को खत्म करके दिया क्या? SC ST को खत्म करके नहीं दिया भाई। आप कहीं ना कहीं अगर संविधान के ऊपर चले जाओगे तो कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं दूसरे को कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। नहीं, ये चर्चा आपने अभी ये बात कही कि हमने इसलिए खत्म करा क्योंकि 27% से आरक्षण से चुनाव हो रहे थे। आपको क्या तकलीफ थी 27% से हो रहे थे? तो यहाँ पे आप केवल एक सगुफा छोड़ना चाहते थे कि हम 27% दे रहे हैं, जो कि आप कभी दे ही नहीं सकते थे। को भी मिल रहा नहीं।
नहीं नहीं, सगुफा नहीं, ये सगुफा आपने छोड़ा। आपने कहा अभी कि हमने इसलिए नहीं कराया क्योंकि 27% आरक्षण से उसका से वो हुआ था। क्या आपको इस कारण दिक्कत थी कि 27% से हुआ था और सभी वर्गों को उनका अधिकार मिला था, उसके आरक्षण के मुताबिक हुआ था? ये आप स्पष्ट कर चुके हो। जो मुंह में तो रखते हो आप राम और दिल में जो नाथू राम रखता है वो निकल गया अभी। और आपने अभी चैनल के ऊपर स्पष्ट कह दिया कि किस कारण से आपने उसको 2014 के उससे करा। क्या कारण था 2014 के करने से? क्या आप पढ़ाई अपने बच्चों को कराते हो तो क्या पिछली उससे पढ़ाते हैं? क्या नई सिलेबस से पढ़ाया जाता है, नए आरक्षण के साथ और नए परिसीमन के साथ चुनाव हो रहे थे तो आपने चलिए लेकिन इस मुद्दे पर कुणाल जी यही भारतीय जनता पार्टी, कुणाल जी आप भी अपनी पूरी बात रख रहे हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि क्या इस मुद्दे को उलझाकर रखना चाहते हैं दल? क्योंकि अब तो सरकार को इस पर स्टेप आगे लेना है। सदन में भी आपने एक मांग की है कि साहब आप इस पर रोककर चर्चा कराएं, स्थगन के साथ आप इस पर चर्चा कराएं, लेकिन क्या इस मसले को पार्टियां उलझाकर रखना चाहती हैं? ये इस पूरे वर्ग के दिमाग में आ रहा है प्रदेश में, ये जो पिक्चर है इस पर आप दोनों उत्तर दीजिएगा। तो ओबीसी आरक्षण के ऊपर उमा भारती जी ने भी एक ट्वीट किया और उसके बाद सरकार ने मीटिंग का सिलसिला शुरू किया। हमारे साथ में दिव्यराज सिंह जी और कुणाल चौधरी साहब इस विषय पर चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं। दिव्यराज जी, सीधा प्रश्न ये है कि अगर बिना ओबीसी वर्ग के तमाम जगहों पर ये इलेक्शन होते भी हैं, ये चुनाव होते भी हैं, तो भी आप ही की पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि इसमें कोई औचित्य नहीं, क्योंकि एक बड़े समुदाय के साथ में, एक बड़े वर्ग के साथ में ये अन्याय होगा। क्या सरकार के पास में विकल्प हैं? तो सरकार तय कर रही, लेकिन इस मुद्दे के लिए आप सीधे तौर के ऊपर क्या ये जो बार बार आरोप लग रहा है इसको जिम्मेदार पाते हैं? ढंग से पक्ष नहीं रख पाना, या कुछ ऐसा हो गया है जिसमें उलझ गए, आगे जाएं तो भी दिक्कत, पीछे हटें तब भी दिक्कत? देखिए, मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग, कोई भी पक्ष का वकील हो चाहे विपक्ष का वकील हो, हम लोग केवल लीगल पॉइंट्स पे ही आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं। और अगर हम आर्ग्यूमेंट उल जलूल करें, आउट ऑफ द बुक कहें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे ख्याल से। आर्ग्यूमेंट हैज टू बी टू द पॉइंट ऑफ द लॉ, इट कैन नॉट बी आउट ऑफ द लॉ। अगर हम कहें कि हम आरक्षण को 50% से ऊपर चले गए, तो आप कुणाल जी बार बार कहते हैं कि जो 14 का सिलेबस था वो उसको आपने 19 या 21 में लागू कर दिया, तो आपने पुराना सिलेबस 21 में कैसे लागू करवा दिया? लेकिन आपने जो आरक्षण ही किया था वो आउट ऑफ सिलेबस आपने आरक्षण किया था। तो जब वो आउट ऑफ सिलेबस आरक्षण हो गया तो उसको कहीं ना कहीं या तो जस्टिफाई करने के लिए आपको उसकी उस प्रकार से लॉ बनाना चाहिए था। जब आपने उस प्रकार का लॉ ही नहीं बनाया और आउट ऑफ सिलेबस आपने आरक्षण लागू कर दिया, तो आपने बिना होमवर्क के लॉ पास कर दिया। तो या तो कांग्रेस को उत्तर देंगे इस बात का, कोई ऐसा लॉ बनाना चाहिए था जिससे कि वो 27 देखिए, बड़ी बात दिव्यराज जी कह रहे हैं। मुझे लगता है दिव्यराज जी खुद की पार्टी के नेता कुछ और कह रहे हैं, ये कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो देना चाहते हैं और ये कह रहे हैं हमें देना ही नहीं चाहिए था। मतलब ये स्पष्ट रूप से जिस तरह की स्थिति है, दिव्यराज जी उस बात को समझ नहीं, मेरा ये कहना बिल्कुल नहीं है कि देना नहीं चाहिए था। दूसरी चीज मेरा ये कहना है कि नहीं, आपने जो कहा और देना भी चाहती है, आपने जो कहा आप चाहते नहीं, कहीं ना कहीं संविधान के अंदर रख करके देना चाहिए। विरोध कर रही थी और आज भी विरोध कर रहे हो। आप संविधान के बाहर जाकर तो वो संभव नहीं होता है। आपने केवल सगुफा छोड़ दिया और कह दिया कि हम कर देंगे, जो कि कभी कर ही नहीं सकते। आप देना नहीं चाहते ना, फिर आपके नेता भी फिर आपके नेता इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? अभी आपने जो बात कही वो नेता फिर मुंह में राम और दिल में नाथू राम वाली कहानी यही आती है। दूसरी सवाल आपने जो पूछा था जिस बात का कि कैसे होगा, तो स्पष्ट क्या मुझे ये सवाल का जवाब दे। क्या पंच के जो एक पंचायत में अगर 6 दिव्यराज जी, मैंने आपको सुनी, दिव्यराज जी ये बीच में मत बोला करो। मैं दिव्यराज जी, आप बड़े संवैधानिक आदमी है, अच्छे आदमी है, शांति के साथ बात सुना भी करे, बड़े अच्छे आदमी। मैं आपसे वो नहीं करना चाहता इसमें जुस्तजू। मेरा स्पष्ट है कि जिस तरह का सवाल पूछा, क्या मेरा सवाल है क्या पंचायत में 15 वार्ड में से 6 वार्ड अगर ओबीसी के हैं तो क्या उनपे चुनाव नहीं होंगे? तो आप उप सरपंच कैसे चुन लेंगे? क्या जनपद के अंदर आपने 21 वार्ड में से 6 वार्ड या 8 वार्ड पे चुनाव नहीं हो रहे ओबीसी के, तो जनपद अध्यक्ष कैसे चुन लेंगे? आपने अभी तक उत्तर दें, इसका जवाब तो प्रदेश को भी चाहिए ना, और आपके वरिष्ठ नेता भी इसी बात पर सवाल उठा। मतलब क्या चाहते हो? क्या लोकतंत्र को कत्ल करना चाहते हो? क्या सवाल क्या है? मतलब क्या चाहते हैं? क्या जिला पंचायत के अध्यक्ष बनाना चाहते हैं? जो सक्षम लोग हैं उसमें उस पे बैठ करके चर्चा कर रहे हैं और निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं उस पे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में उसका जवाब देंगे। अधिकार का कत्ल कर रहे हो।
चलिए मामला सुलझेगा कैसे कुणाल जी, कैसे सुलझेगा? बहुत संक्षेप में उत्तर दीजिएगा। बीजेपी का भी बीजेपी सिर्फ मूर्ख बनाएगी। नहीं, स्पष्ट है 27% जो आरक्षण है उसको दिया जाए और जो 2019 और इसका परिसीमन और वो था उसके ऊपर चुनाव कराया जाए स्पष्ट रूप से। जिस तरीके से दिव्यराज जी, क्या ये मामला जल्द सुलझता आपको दिख रहा है? जैसा मैंने कहा, दोनों परिस्थितियों में आप ही के नेता इसमें हार दिख रहे हैं, आप ही के नेता को लग रहा है कि ठीक नहीं होगा। खत्म करा जाए, यही स्थिति माफिया तंत्र की सरकार चला रही है। देखिए, मेरा ये मानना है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा आप तो ये बताओ दिव्यराज जी, देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो 27%? हरिजन, आदिवासी। देखिए, मेरा ये मानना है कि मध्य प्रदेश में चाहे वो हरिजन हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे ओबीसी हो, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर ओबीसी, हरिजन, आदिवासी मिलाकर के एक बहुत बड़ी जनसंख्या रखता है। मैं अपनी बात को पूरी करने दीजिए। आप मेरे को आप रोक रहे हो। ये शब्द आप गलत उपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना? नहीं, मैं आपको कह रहा हूं शब्द आप गलत उपयोग कर रहे हैं। सॉरी, एससी एसटी, सॉरी, मैं अपने आप को शब्दों का एससी एसटी वर्ग, बिल्कुल एससी एसटी वर्ग हमारे वो शब्द वो है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। एससी एसटी वर्ग जो है, एसटी एसटी वर्ग जो है और ओबीसी वर्ग है, वो हमारे प्रदेश में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। मेरे को एग्जैक्ट फिगर्स नहीं मालूम है, संभवतः ये 70 से 80% हमारे प्रदेश में आबादी तीनों को मिलाकर के होती है। कहीं ना कहीं बता देता हूं, हमको संविधान में ला करके मध्य प्रदेश में 15% आरक्षण है, 21% एसटी है, उनको 20% आरक्षण है। चलिए ठीक है साहब, कुल मिलाकर दिव्यराज जी और कुणाल चौधरी साहब, आप दोनों पक्षों पे बात अच्छी तरह से पता है कि इस वर्ग के लोग अभी दोनों पक्षों को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और सरकार इस पर क्या हल निकालेगी इस पर सबकी नजर है। एक विपक्ष की तरफ से भी सुझाव दिया गया कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन विपक्ष के ऊपर यह भी लगातार सत्ता पक्ष कह रहा है कि उनकी वजह से हो रहा है। लेकिन ये वर्ग अच्छी तरह समझ रहा है कि इस पर पॉलिटिक्स कितनी और असल काम कितना, और लोगों को चाहिए असल काम, और इस पर क्या जवाब दोनों पक्ष देते हैं जनता के बीच जाकर, ये देखना होगा। लेकिन ये मामला कैसे सुलझता, अगला कदम क्या होगा, इस पर लोगों की जिज्ञासा और लोगों की नजर दोनों बनी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का अपने अपने पक्ष रखने के लिए। नमस्कार।